नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक हम ऐसा वीडियो लाए हैं आप सभी के लिए कि यदि आप पीसीएस का या यूपी ट्रिपल एससी का या टेट का या सुपर टेट का या फिर आप जो है हाई स्कूल इंटर 11th कहीं पर भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो उस प्रतियोगी परीक्षा में जो सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मुख्यतः रसायन विज्ञान के जो पार्ट होते हैं, आप सबको पता है कि सामान्य विज्ञान के टोटल 3 पार्ट हैं। उसमें सामान्य विज्ञान के जो 3 पार्ट हैं, एक भौतिक विज्ञान है, एक रसायन विज्ञान है और एक जीव विज्ञान है। अभी हमारा जो लेटेस्ट वीडियो आपके सामने आया है वह था पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में क्या था, मेटल की बात हो रही थी, एलिमेंट की बात हो रही थी, नॉन मेटल की बात हो रही थी, यानी मेटल, नॉन मेटल और जो सब मेटल, इन तीनों की बात हम लोग उस वीडियो में किए हैं। तो ये जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं, मुश्किल से 15 मिनट का जो वीडियो ये हम देने जा रहे हैं, ये वीडियो केवल स्पेशली एलिमेंट पर ही है, यानी किस एलिमेंट का क्या रोल है हमारी लाइफ में या हमारे एनिमल में या प्लांट में, कहीं भी जो एनिमल का रोल है उसके ऊपर ये वीडियो हम बनाए हैं। तो ज्यादा समय ना लॉस करते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। हमारे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप जब देखेंगे तो वास्तव में आप कहोगे कि वाह क्या वीडियो है, और बहुत ही अच्छा वीडियो और पूरा यूजफुल वीडियो। ये वीडियो ऐसा है कि हमने टेट, सुपर टेट और यूपी ट्रिपल एससी पीसीएस के चारों पार्ट को मिला के, यानी चारों के पेपर को हमने देखा है और उसके केमिस्ट्री के ऐसे एलिमेंट पर जो क्वेश्चन थे उसको हमने स्पेशली यहाँ लेकर हम आए हैं। तो दोस्तों जो ये बोर्ड है, बोर्ड आपको काफी डिस्टेंस से थोड़ा सा वो होगा तो आप वीडियो को जूम करके देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप जब ले लेंगे तो स्क्रीनशॉट के बाद हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व, तो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय जो तत्व होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है और इस फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। दूसरा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे हल्का धातु, सबसे स्मॉल मेटल कौन सा होता है, सबसे छोटा मेटल कौन होता है, सबसे हल्का मेटल कौन होता है, तो वो दोस्तों लिथियम, और लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। और लिथियम की एक विशेषता और है कि लिथियम सबसे कम घनत्व का होता है, लिथियम जो है सबसे कम घनत्व का होता है और लिथियम सबसे प्रबल अपचायक भी होता है। यानी कि अगर बोला जाए तो ये आपका जो है मोर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, ये जो आपका मोर रिड्यूसिंग है, प्रबल अपचायक है, सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक लिथियम है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे मोबाइल की बैटरी होती है उस मोबाइल की बैटरी में पीछे लिथियम आयन लिखा होता है। तो दोस्तों लिथियम जो होता है बहुत हल्का धातु होता है, बहुत ही हल्का धातु होने के कारण ये जो है सबसे अधिक अपचायक भी होता है, यानी कि बहुत जल्दी ये इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। आपने देखा होगा जब हम मोबाइल को चार्जर पे लगाते हैं तो लगाने के बाद क्या होता है कि हमारी जो मोबाइल की बैटरी होती है वो आधा घंटा, 1 घंटा 40 मिनट में फुल हो जाती है। फुल होने से क्या होता है कि लिथियम जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा और जब उसको लॉस करना होगा तो बहुत स्लो करता है, यानी बैकअप बैटरी की ज्यादा होती है। और एक आप लोगों ने देखा है कि लोकल बैटरी आती है मोबाइल की, उस लोकल मोबाइल की बैटरी में क्या होता है दोस्तों कि हम देखते हैं कि मोबाइल की बैटरी का साइज वही होता है लेकिन उसमें रेट बहुत डिफरेंट होते हैं। ओरिजिनल बैटरी 600 की, लोकल बैटरी 100-150 की, तो उस 100-150 की बैटरी में लिथियम नहीं होता है, क्योंकि लिथियम जो है अगर लिथियम ही होगा तो काम वही हो जाएगा, तो वहां लिथियम ना होकर अदर मेटल रख देते हैं। इसलिए लिथियम मोबाइल में क्यों रखा जाता है, इसका जो -3.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
टोटल जो इलेक्ट्रोड वैल्यू होती है, और ये सबसे हल्का होता है, सबसे कम घनत्व का भी होता है, और सबसे प्रबल अपचायक भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगर सबसे प्रबल अपचायक हमारा लिथियम है तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक आपका फ्लोरीन है। प्रबल ऑक्सीकारक यानी ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और आपका जो मोर ऑक्सीडाइजिंग भी है। ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी लेगा। लिथियम जितना स्लो इलेक्ट्रॉन को देने में रहेगा उतना ही अपोजिट फ्लोरीन होगा इलेक्ट्रॉन को लेने में। इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो इलेक्ट्रॉन का लेना, आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो लेना होता है वो आपका अपचयन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन का जो लॉस करना होता है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये जो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं ऑक्सीकरण और अपचयन की, ये इस पर एक हम आपको अलग वीडियो देंगे, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा शादी ब्याह में पटाखे फोड़े जाते हैं। तो शादी ब्याह में जो पटाखे फोड़े जाते हैं उसमें जो हरा कलर आता है, हरा कलर जो होता है वो बेरियम के कारण होता है, और बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 56। बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 56, और उसी पटाखे में एक होता है लाल चटक रंग। तो जो लाल चटक रंग होता है वह स्ट्रांसियम के कारण आता है। स्ट्रांसियम। इसके बाद कुछ तत्व होते हैं जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि स्वतंत्र अवस्था में कौन कौन से मेटल होते हैं। स्वतंत्र अवस्था में कौन कौन से मेटल होते हैं, तो वह दोस्तों आपके सामने। तो दोस्तों यहां पे यदि हम स्वतंत्र अवस्था में बोले कि फ्री मेटल कौन कौन से होते हैं, तो फ्री मेटल आपका एक सिल्वर है, इसका 47 होता है एटॉमिक नंबर। आप लिखना हो तो लिखते रहिए, 47 होता है सिल्वर। गोल्ड होता है 70 आपका 9 होता है, और कॉपर है, कॉपर का 29 होता है, और ये आपका प्लेटिनम है, प्लेटिनम का जो है आपका 78 होता है, और ये दोस्तों हमारा बिस्मथ होता है। बिस्मथ का आपका अगर जोड़ेंगे तो ये कार्बन फैमिली का बिस्मथ आ गया। इसके बाद उत्कृष्ट धातु, जैसे आपने सुना है उत्कृष्ट गैस, जो ग्रुप 18 में जो नोबल गैसेस होते हैं, नोबल गैस को ही हम लोग उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उत्कृष्ट धातु कौन से हैं, नोबल मेटल कौन से होते हैं, तो गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर और मरकरी, यानी कि गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी इज द नोबल मेटल, क्योंकि इनके भी जो आउटर सेल होते हैं उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं मोस्टली। तो ये इतने हार्ड होते हैं कि जल्दी रिएक्ट भी नहीं करते हैं, इसलिए इनको जो है नोबल मेटल बोलते हैं। फिर एक क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर है, सबसे अधिक आघात वर्धनता किसमें होती है, यानी ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हम पीट पीट कर काफी लंबा तार बना सकते हैं, यानी किसमें आघात वर्धनता ज्यादा होगी, तो वह दोस्तों गोल्ड है और सिल्वर है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे अधिक प्रतिरोध प्रवाह, यानी सबसे अधिक विद्युत धारा किसमें बहेगी। अगर प्रतिरोध के बहने की बात हो, प्रतिरोध के प्रवाह की बात हो, तो सबसे अधिक किसमें होगा, वो होगा दोस्तों मरकरी में होगा, और फिर आयरन में होगा। इसके बाद यदि सर्वोत्तम चालक की बात करें, आप जानते हैं कि प्रतिरोध अलग होता है, चालक अलग होता है, ठीक है। जो फिजिक्स के बच्चे हैं, सब लोग फिजिक्स पढ़े, सबको मालूम है, छोटी सी फिजिक्स है 9th हाई स्कूल में, प्रतिरोध अलग और चालक अलग है। तो अगर सबसे अधिक प्रतिरोध पूछा जाए तो वो मरकरी और आयरन में है, लेकिन अगर सबसे अधिक चालक पूछा जाए तो वो Ag यानी सिल्वर और कॉपर में है। अगर इन दोनों का हम डिफरेंट करेंगे तो Ag में भी ज्यादा हो जाएगा और कॉपर में कम हो जाएगा। ये सुपर टेट में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सबसे अधिक विद्युत चालकता किसमें मिलती है, यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी किसमें ज्यादा होगी, तो सिल्वर में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। फिर एक क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं, पेपर में भी आता है, कमरे के ताप पर ऐसे कितने मेटल, यानी मेटल की बात है, धातु, कमरे के ताप पर ऐसे कितने धातु हैं जो लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, तो वो दोस्तों एक मरकरी है और एक गैलीनियम है। Hg मरकरी और G ये गैलीनियम है। ये दोनों धातु
मेटल यानी लिक्विड होते हैं, और ब्रोमीन भी हमारा लिक्विड होता है, लेकिन ब्रोमीन जो है ये मेटल में ना आकर ये नॉन मेटल का है। ठीक है, ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल है, हाइड्रोजन फैमिली का है, तो ये हाइड्रोजन फैमिली का नॉन मेटल है, लेकिन ब्रोमीन भी लिक्विड होता है। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन और है, रेडियो सक्रिय धातु, रेडियो एक्टिव मतलब आपने देखा होगा, एक पीरे क्यूरी थे, एक मैडम क्यूरी थी, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, दोनों लोगों ने सर्च किया कि मतलब एक अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने साइड में कुछ मेटल्स रखे थे, फोटोग्राफिक प्लेट में कुछ रेज निकलने लगी, तो उसी को जो उन्होंने जो है रेडियो एक्टिव बोला और उस प्रॉपर्टीज को रेडियो एक्टिविटी बोला। तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी कि जो फोटोग्राफिक प्लेट्स में रेज को लॉस करते हैं, निकालते हैं। तो रेडियो सक्रिय धातु कौन सा है द्रव में, वो है फ्रेंसियम। कौन सा होगा दोस्तों, फ्रेंसियम, Fr। इसके बाद घनत्व में सबसे भारी, यानी कौन सा ऐसा मेटल है जो घनत्व में सबसे भारी होता है, तो वह दोस्तों है ऑस्मियम। ये आपका ऑस्मियम, सबसे भारी घनत्व ऑस्मियम का होता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे मजबूत एलिमेंट कौन है, सबसे मजबूत मेटल कौन सा है, तो सबसे मजबूत जो मेटल है वो टंगस्टन। सबसे मजबूत मेटल आपका हो जाएगा टंगस्टन। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 3500 डिग्री होता है। 3500 डिग्री मतलब बहुत हो जाता है। और इसके बाद अगर इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाए कि लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, किस धातु का सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो दोस्तों मरकरी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है मरकरी जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर मरकरी ऑलरेडी लिक्विड होता है। लेकिन मेटल की बात आ जाए, ये ध्यान रखना, मेटल में सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होगा, 3500 डिग्री सेल्सियस होगा। और अगर सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए मेटल का, तो वह मरकरी होगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आ जाए सबसे कठोर, तो सबसे कठोर मेटल जो है क्रोमियम है। सबसे कठोर मेटल वह क्रोमियम है। और एक क्वेश्चन आ जाए सबसे स्थायी, तो सबसे स्थायी क्वेश्चन जो है वो लेड होगा, Pb। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, तो स्ट्रेंजर गैस जो है हम जिनान को कहते हैं। ये आपका जिनान है, जिनान को हम स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। लिख लीजिएगा, अगर नीचे है और ना दिखाई दे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेंजर गैस हम जिनान को बोलते हैं, Xe, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 54। इसके बाद दोस्तों अब आते हैं हमारे शरीर में, बॉडी में कुछ एलिमेंट की बहुत ही जरूरत होती है, जिसकी कमी से कई प्रकार की डिसीज हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। और ये जो एलिमेंट हमको कहीं बाहर से नहीं मिलता है, ये हमको जो है हरे पत्ते, साग सब्जी, दूध, फल फूल से ही मिलता है। तो आइए चलते हैं, ये क्वेश्चन हम बहुत दूर दूर से जो है बहुत मतलब सोच के जो है बहुत पेपरों का एनालिसिस करके ही एक हमने मेटल के लिए ऐसा वीडियो बना दिया जिसको मल्टीपर्पज वीडियो कह सकते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट है यहाँ आयोडीन। आयोडीन आपको पता होगा कि नमक में हमको मिलता है, सिंपल सॉल्ट में। आयोडीन की कमी से जो है घेंघा नामक रोग हो जाता है। और ये जो घेंघा होता है, ये इसके होने से जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है वह प्रभावित होती है, वो सूजन आ जाता है। आपने देखा होगा किसी किसी के गले में जो है हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों आयरन है, तो अगर आयरन की कमी हो जाए तो आयरन की कमी से जो है एनीमिया नामक रोग होता है। आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। और आयरन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पालक में मिलता है, उसके बाद जो है सेब में मिलता है, भिंडी में मिलता है। तो ऐसे बहुत से हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फल भी हैं जिसमें जो है आयरन हमको मिलता है। अच्छा आपने देखा होगा कि अगर सेब को हम काट कर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, मुश्किल से 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए, तो सेब के ऊपर ब्राउन कलर हो जाता है। रीजन है कि जो सेब में आयरन की मतलब प्रेजेंटिव होती है, आयरन जो पाया जाता है सेब में, वो आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक ब्राउन कलर का लेयर बना देता है, जिससे कि वो ब्राउन दिखता है सेब। इसके बाद अगर आयरन की वृद्धि हो जाए, यदि मतलब ज्यादा खा गए, कहीं पालक खा गए, सेब खा गए, भिंडी खा गए, बहुत ज्यादा खा गए, तो आयरन का जो है वो 0.05 मिलीग्राम की जरूरत होती है। इतना नहीं कि मतलब 2-4 ग्राम किलो की जरूरत बॉडी में हो। अगर आयरन की वृद्धि हो गई
तो लौहमयता रोग हो जाता है, बॉडी में आयरन जब अधिक हो जाएगा तो लौहमयता रोग हो जाएगा। और यह रोग जो है अफ्रीका, जो अफ्रीका कंट्री है, अफ्रीका कंट्री में एक है बांटू जनजाति होते हैं जिसको हम आदिवासी बोलते हैं। तो अफ्रीका में जो बांटू जनजाति आदिवासी हैं वो लोग क्या करते हैं कि लोहे के गिलास में बियर पीते हैं। तो जब लोहे के गिलास में बियर पीने का उनका प्रचलन है, मतलब एक जो है उनकी शैली है, तो लोहे के गिलास में बियर पीने से आयरन की भी मात्रा उनके बॉडी में प्रवेश कर जाती है, जिससे अफ्रीका के बांटू जनजाति या आदिवासी में लौहमयता रोग बहुत ज्यादा पाया जाता है। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए पेपर में, ये पूछा गया है पेपर में, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि लौहमयता रोग किन लोगों में अधिक पाया जाता है, तो बांटू जनजाति, थारू जनजाति, भील जनजाति, ऐसे कई क्वेश्चन आ जाएंगे, जिससे कि अगर आप एक बार भी पढ़ेंगे, एक बार भी वीडियो को अगर देखें तो आपको गारंटी है कि ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, याद आ जाएगा। इसके बाद कॉपर की वृद्धि से एक बिल्सन नामक रोग होता है, कॉपर की वृद्धि से बिल्सन नामक रोग होता है। और यदि दोस्तों Hg मरकरी युक्त जल पीने से मिनीमाता नामक रोग होता है। एक बार टेट में और जो है सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सीटेट में तो अभी 2019 में ये क्वेश्चन आया था, मिनीमाता रोग होने का कारण। तो मिनीमाता जो रोग होता है वो Hg युक्त, यदि जल में मरकरी डिजॉल्व हो गई है, यदि जल में मरकरी घुली हुई है तो मिनीमाता नामक रोग हो जाता है। और आर्सेनिक भी जो है अगर जल में घुला है तो उससे भी रोग होता है, लेकिन वो हमारे मतलब विषाक्त है, पॉइजन होता है, लेकिन उससे मिनीमाता नहीं होगा, लेकिन मरकरी से मिनीमाता रोग होता है। हृदय गति में सहायक, जो हृदय गति होती है हमारी, जो ब्लड प्रेशर का सर्कुलेशन चलता है, वो सोडियम और पोटेशियम के आयन से काम करते हैं, सोडियम और पोटेशियम के आयन से काम करते हैं, जिसको हम सोडियम पोटेशियम पंप के भी नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन एक बार जो है पीजीटी में पूछा गया है कि मानव के हृदय गति में कौन सा आयन सहायक होता है, तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन करके ऑप्शन था, एक जगह क्लोरीन और सोडियम करके था, और ऐसे मतलब 2-4 ऑप्शन बना के आपको गलत दे देंगे, लेकिन जो सही ऑप्शन होगा सोडियम पोटेशियम आयन होंगे, उनको पंप बोलते हैं। और अपरूपता, एलोट्रोप कौन कौन से एलिमेंट हैं जो मतलब शो करते हैं, तो एक कार्बन है और एक टिन है, टिन और कार्बन दोनों अपरूपता को डिफाइन करते हैं, एलोट्रोप को भी प्रदर्शित करते हैं। पता है आप लोगों को कि कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, एक ग्रेफाइट होता है, एक डायमंड होता है और एक फ्लोरेंस होता है। फ्लोरेंस की खोज जो है बकमिनिस्टर ने की थी, और फ्लोरेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक C60 होता है और एक C70 होता है। एक में कार्बन की संख्या 60 होती है और एक में कार्बन की संख्या 70 होती है। इसके बाद दोस्तों सोना की अगर बात की जाए तो सोना मतलब स्लीपिंग वाला सोना नहीं, गोल्ड वाले सोने की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो सोना, एक बार क्वेश्चन आया था कि सुपर टेट में क्वेश्चन आया था ये 2019 में, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। और सोना को हम किससे सिंबल देते हैं, सोना को हम गोल्ड से सिंबल देते हैं AU, और AU का एटॉमिक नंबर कितना होता है 79 होता है। इसके बाद आभूषण, जो ज्वेलरी बनाई जाती है उसमें सोना कितने कैरेट होता है, तो उसमें जो है टोटल 22 कैरेट, 22 कैरेट गोल्ड यूज इन द ज्वेलरी, यानी जो ज्वेलरी में यूज की जाने वाले गोल्ड होते हैं उसमें 22 कैरेट सोने यूज किए जाते हैं और 2 कैरेट कुछ और मिला दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सोने को कठोर बनाने में, यदि सोना हमारा जो मेटल है यदि उसको कठोर बनाना हो, मतलब काफी स्ट्रांग बनाना हो, तो उसमें हम लोग कॉपर या सिल्वर का यूज करते हैं, कॉपर या सिल्वर का यूज करते हैं सोने को कठोर करने में। जैसे सोने का कोई भी ज्वेलरी अगर हम बनवाते हैं, अगर उसको हम स्ट्रांग करना चाहें तो उसके 1-2% यानी 22 कैरेट तो आपका सोना होगा और 1-2% मतलब उसको हम कॉपर या सिल्वर डाल के उसकी मजबूती दे सकते हैं।
फिर सफेद सोना किसे कहते हैं? जो सफेद सोना होता है वो हम प्लेटिनम को कहते हैं, पीटी। ये जो पीटी है प्लेटिनम का 78 एटॉमिक नंबर होता है और प्लेटिनम को जो हम लोग सफेद सोना कहते हैं। एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था टीजीटी में, 2016 का पेपर था। टीजीटी में पूछा था झूठा सोना किसे कहते हैं? तो आपने शुद्ध सोना 24 कैरेट, सफेद सोना, प्लेटिनम। अब क्वेश्चन आ गया झूठा सोना। तो झूठा सोना जो होता है वो फेरस सल्फाइड होता है, वो FeS2 होता है, FeS2। और एक दोस्तों होता है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड का नाम बहुत ही फेमस है, लोग बहुत मतलब वो आजकल तो चोरों से बचने के लिए जो है लोग रोल्ड गोल्ड का भी काम चला ले रहे हैं और सस्ता मिलता है, बहुत ही सस्ता होता है ये। और रोल्ड गोल्ड में क्या होता है कि कॉपर 90% और एल्यूमिनियम जो होता है 10% का यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है यूपी SSSC में पूछा जा चुका है, रोल्ड गोल्ड में कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं। तो रोल्ड गोल्ड एक प्रकार का मिश्र धातु हो जाता है, कॉपर 90%, एल्यूमिनियम 10% का मिश्रण होता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है ये, सोडियम और पोटेशियम को किस में रखते हैं? तो सोडियम और पोटेशियम को जो हम लोग केरोसिन में रखते हैं जिससे कि ये ऑक्सीकृत ना हो। सोडियम काफी सक्रिय धातु है, इनकी रिएक्टिविटी काफी स्ट्रांग होती है, तो ये क्या करते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सोडियम पराऑक्साइड बना लेते हैं। रिएक्शन करके सोडियम क्या बनाता है? सोडियम पराऑक्साइड बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सोडियम को केरोसिन में रखते हैं क्योंकि यह ऑक्सीजन से क्रिया करके बना लेता है। यानी केरोसिन हम पढ़ के जा रहे हैं कि सोडियम को केरोसिन में रखते हैं तो सबको पता हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया कि सोडियम को केरोसिन के तेल में रखते हैं क्योंकि यह ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है। तो 4 ऑप्शन थे, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम फलाना, सोडियम ढिमाका, ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन सोडियम पराऑक्साइड सही होगा और इसका जो आंसर होगा वो Na2O2 होगा। तो अभी जब हम ऑक्सीडेशन आपको चैप्टर वीडियो देंगे तो सोडियम पराऑक्साइड का बकायदा स्ट्रक्चर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद एक आता है ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको जल में रखा जाता है? तो वह येलो फास्फोरस है। पीले रंग का जो फास्फोरस होता है उसको हम जल में रखते हैं क्योंकि फास्फोरस जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वो जलने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों यहां तक। इसके बाद एक क्वेश्चन है आशा धातु। आशा धातु किस एलिमेंट को बोलते हैं? तो आशा धातु यूरेनियम को बोलते हैं। यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है उसको जो हम लोग आशा धातु बोलते हैं। और आपसे अगर अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यूक सिल्वर किसे कहते हैं? तो क्यूक सिल्वर जो है वो आपको मरकरी को कहते हैं। क्यूक सिल्वर मरकरी को कहते हैं। और हड्डी में फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो 8% होती है। इसके बाद दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल पाया जाता है जो Fe होता है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है। और विटामिन सी में कोबाल्ट पाया जाता है। और कैंसर के इलाज में किस एलिमेंट के आइसोटोप्स का यूज होता है? यानी कैंसर के इलाज में किस तत्व के समस्थानिक का यूज होता है? तो वह है कोबाल्ट। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है। उनके समस्थानिक यानी उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी और कोबाल्ट के समस्थानिक यानी आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट के आइसोटोप्स का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है, आप लोगों से पूछा जाता है एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक कौन सी तत्व की मात्रा है? यानी वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी तत्व की मात्रा है? तो दोस्तों आप सबको पता है कि सबसे अधिक नाइट्रोजन है और 78% है। तो
ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो 78% है, ऑक्सीजन 21% है। ये दोनों बहुत फेमस है। लेकिन इन दोनों के अलावा एक क्वेश्चन और है, आर्गन। आर्गन 0.9% है। और इसके बाद एक आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी उपस्थिति 0.03% है। इसके बाद वायुमंडल छोड़ के एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, उसमें असिस्टेंट का पेपर था, जूनियर असिस्टेंट का, उसमें क्वेश्चन आ गया भूपटल। भूपटल में पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर कौन सी तत्व अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो दोस्तों पृथ्वी के अंदर भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति 46.60 है, परसेंटेज में 46.60। उसके बाद दूसरे नंबर पे सिलिकॉन। सिलिकॉन है 27.72% और एल्यूमिनियम है 8.13% और आयरन है 5%, कैल्शियम है 3.6%, सोडियम भी है 2.83 और पोटेशियम है 2.59 और हाइड्रोजन है 0.14%। तो दोस्तों आप लोगों ने वायुमंडल का हमेशा देखा होगा कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9% है, CO2 0.03% है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है। तो लोग क्या करते हैं, जोड़ना शुरू कर देते हैं, 78 नाइट्रोजन का, 21 ऑक्सीजन का, फिर कंफ्यूज रहते हैं कि CO2 कितना होगा। तो CO2 बिल्कुल याद कर लीजिए, 0.03% CO2 गैस इन एटमॉस्फेयर। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि जो जल में प्रदूषण की मात्रा को मापा जाता है, आपने देखा होगा कि पेपर में निकला, जो गंगा नदी की जो है नमामि गंगे योजना में इतना प्रदूषण पाया गया। तो गंगा नदी हो या कोई भी नदी हो, यानी जल की बात है, तो जल प्रदूषण में किस मापन का यूज करते हैं? तो उसमें हम लोग बीओडी का यूज करते हैं। बीओडी का मतलब बायो ऑक्सीजन डिमांड है, कितनी ऑक्सीजन की मात्रा उसमें घुली हुई है, यानी डिजॉल्व ऑफ ऑक्सीजन इन द बायोमॉलिक्यूल्स। जो भी उसमें मॉलिक्यूल होंगे, बायोमॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा डिजॉल्व है, इसकी बात की जाती है। फिर एक क्वेश्चन है दोस्तों, कोरेजन, यानी जो संक्षारण होता है, जो जंग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मूर्छा लग गया है। अब जैसे कि आपने देखा होगा पेपर में बहुत पूछा गया है, आयरन। तो आयरन में जब जंग लगेगा तो वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो वो ब्राउन कलर कैसे होगा, ये ध्यान से देखिए। एक तो जैसे आयरन होता है, तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर से अगर आयरन रिएक्शन करेगा तो भूरे रंग का जंग लग जाएगा, यानी जो उनका कोरिजन होगा वो ब्राउन कलर का होगा। और वो जो जंग उसमें जो ब्राउन कलर का जो लेयर बन जाएगा, तो उसका जो फार्मूला बनेगा Fe2O3 into XH2O बनेगा, और इसको बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड बनेगा। और इसके बाद जब आयरन में जब आपका कोरिजन हो जाएगा, जंग लग जाएगा, तब आयरन का भार बढ़ता है या घटता है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जब आयरन में जंग लग जाएगी तो भार क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। भार कभी घटेगा नहीं, भार बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें कोरिजन लग जाता है। यदि दोस्तों CO2 भी एटमॉस्फेयर में हमारे यहाँ है, तो CO2 जो होता है वो कॉपर होता है। जैसे वो कॉपर का लोटा होता है, भगवान की जो पूजा करते हैं, जल चढ़ाया जाता है, तो कॉपर जो होता है, कॉपर अगर वायुमंडल में खुला हम रखते हैं अपने घर में, थोड़ा सा गीला हो जाता है, तो जो CO2 गैस होता है एटमॉस्फेयर में, CO2 गैस उस कॉपर से रिएक्शन करके और उस पे हरे रंग का एक जो है लेयर बन जाता है, ग्रीन कलर का जो है कोरिजन हो जाता है कॉपर पर, और उसका जो फार्मूला बनता है वो है CuCO3, कॉपर कार्बोनेट बनता है, जिसको क्यूप्रिक कार्बोनेट भी हम कह सकते हैं।
इसके बाद वायुमंडल में हमारे पास सल्फर भी मौजूद होता है। तो ये सल्फर सिल्वर से रिएक्शन करता है चांदी से। चांदी भी देखिए जब यूज की जाती है, लोग पहनते हैं, पैर में भी पहनते हैं, पैर में पहनते हैं, अंगूठी में पहनते हैं, चांदी की कहीं मूर्ति हो, कुछ भी हो, तो चांदी में जो कोरिजन लगता है वो ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि चांदी जो है वायुमंडल से सल्फर को एब्जॉर्ब कर लेगी और Ag2S सिल्वर सल्फाइड बनेगा। इसके बाद वायुमंडल में वाटर तो है ही है। यदि वाटर में पीबी यानी लेड और कैडमियम मरकरी, अगर लेड और कैडमियम और मरकरी अगर डिजोल्व हैं तो पानी में ये लेड जो घुला होता है, लेड पानी में घुलकर गुर्दे और मस्तिष्क और जिगर को प्रभावित करते हैं, यानी ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। और कैडमियम और मरकरी अगर घुल रहे हैं वाटर में तो ये भी हमारे जो है गुर्दे को प्रभावित करते हैं। एक बार पीसीएस में क्वेश्चन आया कि मानव के लिए कौन सा तत्व विषाक्त है यानी पॉइजन युक्त है, तो उसमें ऑप्शन था, पहले लेड का था और कैडमियम था, मरकरी था और सभी था। तो अगर उपयुक्त सभी था तो ये तीनों एलिमेंट आपके लिए पॉइजन हो जाएंगे अगर जल में घुले हैं। और इनके अलावा आर्सेनिक भी जो है वो भी पॉइजन है। तो ये याद रखिएगा कि आपका जो है मरकरी, कैडमियम, लेड, आर्सेनिक, AS, ये चारों एलिमेंट मानव के लिए सही नहीं है। इसके बाद कुछ तत्व होते हैं कि हमारे अगर बॉडी में कमी होते हैं तो ये सब रोग हो जाती हैं, और अगर पौधों में अगर इन तत्वों की कमी हो जाए तो कुछ उसमें भी बीमारी हो जाती है, जो हम लोग के बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो पहला जस्ता, जस्ता की कमी से लिटिल लीफ नामक डिसीज हो जाता है। जस्ता की कमी से लिटिल लीफ नामक रोग हो जाता है और यह आम और बैगन की पत्तियों में देखने को मिलता है। आप लोग जैसे जो लोग बैगन का मतलब पौधा देखे होंगे या खेती बाड़ी देखते होंगे, तो बैगन के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों में छोटे छोटे होल हो जाते हैं ठंडियों में, और ये कैसा होता है, ये जिंक की कमी से होती है। जिंक मतलब जस्ता की कमी से होती है। तब किसान क्या करते हैं कि जिंक का छिड़काव करते हैं, तो इसलिए जिंक का छिड़काव कर देते हैं। तो जिंक की कमी से लिटिल लीफ नामक रोग होता है आम और बैगन के पत्तियों में। और कॉपर की कमी से डाइबैक नामक रोग होता है, नींबू में होता है। और तांबा की कमी से लिटिल लीफ नामक भी रोग होता है, नींबू में होता है। और एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है धान में, ये पीसीएस का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि धान में जो खैरा रोग होता है, खैरा रोग धान में किसकी कमी से होता है, तो वह जस्ता की कमी से होता है। और लीची में जो पत्ती का जलना होता है, लीची में पत्ती का जलना पोटेशियम की कमी से होता है। इसके बाद आलू में ब्लैक हट की जो डिसीज होती है वो ऑक्सीजन की कमी से होती है। और मक्का में जो व्हाइट बर्ड का रोग होता है वह भी जस्ता की कमी से होता है। इसके बाद आंवला में निक्रोसिस नामक रोग होता है बोरान की कमी से। बोरान की कमी से आंवला में निक्रोसिस नामक रोग होता है। और बोरान की कमी से ही चुकंदर में हार्ट रॉट होता है। बोरान की कमी से जो है चुकंदर में भी हार्ट रॉट हो जाता है। और फूल गोभी में भी बोरान की कमी से ब्राउनिंग नामक रोग हो जाता है। फूल गोभी में भी जो है पत्तियां या उसके जो फूल गोभी के जो ऊपर के छोटे छोटे आप देखते होंगे कि ब्राउन कलर के रोग हो जाते हैं। और एक लास्ट है जो आपका वाटर कोर। तो वाटर कोर जो मैग्नीज जिसका एटॉमिक नंबर 25 होता है और ये सल्जम होता है। तो सल्जम में मैग्नीज की कमी से वाटर कोर नामक रोग हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे छोटे छोटे वीडियो आपको कंपटीशन के लिए ऐसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।